नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फन स्टडी में। मैं हूं यश और हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इतिहास की श्रृंखला को, हिस्ट्री की सीरीज को, जिसमें हम कक्षा 9वीं के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। और जहां पर हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था, इसका शीर्षक था फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, यानी कि वन वन समाज एवं उपनिवेशवाद। इसके बाद हम इसका अगला शीर्षक जो है, तीसरा जो शीर्षक है, इसको हम शुरू करने वाले थे। इसका नाम है रिविलियन इन द फॉरेस्ट, या फिर वन विद्रोह, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं वनों में विद्रोह। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। In many parts of India and across the world, the forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. The leaders of these movements against the British, like Sidhu and Kanu in the Santhal Parganas, Birsa Munda of Chota Nagpur, or Eluri Sitarama Raju of Andhra Pradesh are still remembered today in songs and stories. We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar in 1910. तो हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। यानी कि इससे पहले वाली जो चैप्टर का जो इससे पहले वाला हिस्सा था, उसमें हमने पढ़ा था व्यवसायिक वानिकी, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो फॉरेस्ट्री है उसके बारे में हमने यहाँ पर स्टडी की थी इसके पहले वाली वीडियो में। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे जो बड़े बड़े शहरों के लोग थे और जो मतलब जो डेवलपमेंट करना चाहते थे जो लोग, वो वहाँ पर रह रहे जो लोकल सिटीज में रह रहे जो या लोकल विलेजेस में रह रहे जो लोग हैं, उन पर ये जो उनकी बनाई गई रणनीतियां थी वो थोप रहे थे। तो यहाँ पर अब जो लोकल रीजन्स के कई सारे लोग थे, उन्होंने विद्रोह शुरू किया इस चीज के खिलाफ, कि वो जो नीतियों को उनके खिलाफ थोपा जा रहा था उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की, जिसमें शामिल हैं एलोरी सीताराम राजू जो कि आंध्र प्रदेश से थे, बिरसा मुंडा जो कि छोटा नागपुर से थे, और संथाल पारगनास के कानून और सिद्धू। तो इन लोगों के गीत और कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, सुनी और सुनाई जाती हैं। तो अब हम इसको विस्तार से समझेंगे कि बस्तर में जो विद्रोह हुआ था, बस्तर के साम्राज्य में जो विद्रोह हुआ था एक ऐसा 1910 में, उसमें क्या हुआ था इसको हम समझने वाले हैं। तो हमारा अगला शीर्षक है 3.1 सब हेडिंग जो की है द पीपल ऑफ बस्तर, यानी बस्तर के लोग। तो बस्तर is located in the southernmost part of Chhattisgarh and borders Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra. The central part of Bastar is on a plateau. To the north of this plateau is the Chhattisgarh plain, and to its south is the Godavari plain. The river Indravati winds across Bastar east to west. A number of different communities live in Bastar, such as Maria and Muria Gons, Dhurwas, Bhastras, and Halwas. They speak different languages but share common customs and beliefs. The people of Bastar believe that each village was given at its hand by the earth, and in return they look after the earth by making some offerings at each agricultural festival. In addition to the earth, they show respect to the spirits of the river, the forest, and the mountain. Since each village knows where its boundaries lie, the local people look after all the natural resources within that boundary. If people from a village want to take some wood from the forests of another village, they pay a small fee called Devsari, Dand or Man in exchange. तो बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर एक ऐसा इलाका है जो तीन राज्यों की सीमा पर उपस्थित है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है, यानी कि इसका जो बीच का इलाका है वो पठारी है, प्लेट्यू से भरा हुआ है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है, यानी कि इसके उत्तर में दो मैदान है, एक तो छत्तीसगढ़ का मैदान और गोदावरी का मैदान। उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान है और दक्षिण में तो गोदावरी का मैदान है। नॉर्थ में छत्तीसगढ़ का प्लेन और साउथ में गोदावरी का प्लेन। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसलिए वे लोग
इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं को संभाल कर रखती हैं और देखभाल करती हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दंड या मान कहा जाता है। Some villages also protect their forests by engaging watchmen, and each household contributes some grain to pay them. Every year there is one big hunt where the headmen of villages in a paragana cluster of villages meet and discuss issues of concern, including forest. Here, paragana is known as cluster of villages. There are group of villages, or we can say group of villages are called paragana. So, कुछ गांव अपने जंगलों को हिफाजत के लिए कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार भी रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दे दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने यानी गांव का समूह कि गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करती है। तो यहाँ पर हर साल एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, एक बहुत बड़ी असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पे सारे गांव के जो हेडमैन यानी कि मुखिया होते हैं वो वहां पर जमा होते हैं और अपने अपने प्रॉब्लम्स, अपनी अपनी अलग अलग दूसरे अहम मुद्दों पर यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं या चर्चा करते हैं। हमारी अगली सब हेडिंग है 3.2 द फियर्स ऑफ द पीपल, यानी लोगों के भय, लोगों के बीच में क्या भय है इसको हम समझने वाले हैं। तो इस तस्वीर से कुछ समझा जा सकता है कि लोगों के भय उस टाइम पर क्या हो सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लैंड है और लैंड की जो प्राइजेस हैं वो काफी ऊपर से जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसको हम विस्तार से डिटेल से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। When the colonial government proposed to reserve two-thirds of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried. Some villages are allowed to stay on in the reserved forests on the condition that they were free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires. Subsequently, these came to be known as forest villages. People of other villages were displaced without any notice or compensation. For long, villagers had been suffering from increased land rents and frequent. So this picture shows us increased land rents, any rents of land which were very much increased, and frequent demands for free labors and goods by colonial officials. And colonial officials were demanding for the free labors and goods also, whereas the land rents were increased. Then came the terrible famines in 1899 to 1900 and again in 1907 to 1908. Reservations proved to be the last straw. So औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतु खेती को रोकने यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों की संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। यहाँ पर घुमंतु जो खेती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसको हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको घुमंतु खेती नहीं पता है। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रखने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए, यानी लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही कोई मुआवजा दिया गया और उनको उस जगह से, भूमि से हटा दिया गया, बेदखल कर दिया गया। काफी समय से गांव वाले जमीन के बड़े हुए लगान और औपनिवेशिक अफसरों के हाथ बेकार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। काफी समय से जो गांव के लोग थे वो जो औपनिवेश यानी कि हमारे कॉलोनियल्स थे, जो कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी को जो अप्लाई कर रहे थे विलेजेस में, वो उन्होंने लैंड की जो रेंट थे वो बहुत ज्यादा बढ़ा रखे थे। इसके अलावा जो उनकी डिमांड्स हुआ करती थी फ्री लेबर्स यानी मुफ्त काम करने के लिए, मतलब उनको कोई पैसा ना देना पड़े और सामान के लिए, तो इन सारी चीजों से गांव वाले त्रस्त थे, परेशान थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899 से 1900 में, पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से लेकर 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। यानी कि पहले तो इन सब चीजों से भी त्रस्त थे, परेशान थे गांव के लोग। ये सब चीजों से जो कॉलोनियल्स के द्वारा जो डिमांड थी फ्री लेबर्स की, गुड्स की और इंक्रीज लैंड रेंट्स यानी जमीनों के किराए जो बढ़े हुए थे, इन चीजों से परेशान थे। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी महामारी या फेमाइन्स आई, बहुत बड़ी परेशानियां आई, जो आपदा कह सकते हैं हम इनको, जिनको 1899 से 1900 के बीच में आई, 1907 से 1908 के बीच में आई, 2 फेमाइन्स बड़े बड़े आए। और उसके बाद जो आखिर में वन आरक्षण जो आया उसने और ज्यादा चिंगारी का काम किया। मतलब ये पूरी की पूरी जो
आग अभी जलने वाली थी, उसमें चिंगारी का काम आरक्षण ने भी कर दिया, यानी अब जो चिंगारी भड़कने, जो आग भड़कने वाली थी, उसके लिए आखिरी चिंगारी का काम हमारे वन आरक्षण ने किया। चलिए आगे समझते हैं कैसे चिंगारी भड़की और क्या कैसे आग लगी, या कैसे रिवोल्ट हुआ, कैसे विद्रोह शुरू हुआ। People began to gather and discuss these issues in their village councils, in bazaars and at festivals, or wherever the headmen and priests of several villages were assembled. The initiative was taken by the Dhurvas of Kangar forest, where reservation first took place. Although there was no single leader, many people speak of Gunda Dhur from villages Netanar as an important figure in the movement. In 1910, mango bows, a lump of earth, chilies, and arrows began circulating between villages. These were actually messages inviting villagers to rebel against the British. Every village contributed something to the rebellion expenses. Bazaars were looted and the houses of officials and traders, schools and police stations were burnt and robbed and grain redistributed. Most of those who were attacked were in some way associated with the colonial state and its oppressive laws. William Ward, a missionary who observed the events, wrote from all directions came streaming into Jagdalpur. Police, merchants, forest persons, schoolmasters and immigrants. तो लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के ध्रुवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, यानी जो कांगेर वनों में रहने वाली ध्रुवा समुदाय हुआ करता था, उस समुदाय के लोग ज्यादातर सबसे इसको लीड रोल प्ले कर रहे थे इस रिबेलियन का। तो क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ, तो इसका कारण भी था कि जो आरक्षण या रिजर्वेशन था वो सबसे पहले यही अप्लाई किया गया था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग और बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। उनका मानना था कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की वजह से ये जो विद्रोह है ये शुरू होने वाला है। 1910 में आम की कटहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। अब ऐसा क्यों होगा? आम की टहनियां, असल में ये गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। यानी अब जो बगावत या रिबेलियन जो होने वाला है, वो एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे कि जो बगावत है वो कब से शुरू करनी है, या बगावत होने वाली है, इस चीज का संदेश पहुंचा रहे थे इन चीजों के जरिए। हर एक गांव ने इस बगावत की खर्ची में कुछ ना कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। इन घटनाओं ने एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वॉर्ड ने लिखा। इस घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह थे, एक हम बोल सकते हैं हाँ, मतलब एक गवाह थे, एक साक्षी थे इस पूरे रिवोल्यूशन के, इस विद्रोह की, जो इनका नाम था विलियम वार्ड। उन्होंने इसके बारे में एक लिखा था सबसे पहले कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा है। यानी कि ये सारी की एक लाइन उन्होंने लिखी थी उस टाइम के उस विद्रोह के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। The British sent troops to suppress the rebellion. The Adivasi leaders tried to negotiate, but the British surrounded their camps and fired upon them. After that, they marched through the villages, flogging and punishing those who had taken part in the rebellion. Most villages were deserted as people fled into the jungles. It took 3 months, February to May, for the British to regain control. However, they never managed to capture Gundadhur. In a major victory of the rebels, work on reservation was temporarily suspended and the area to be reserved was reduced to roughly half of that planned before 1910. The story of the forests and people of Bastar does not end here. After independence, the same practice of the keeping people out of the forests and reserving them for industrial use continued. In the 1970s, the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry. It was only after protests by local environmentalists that the project was stopped.
Let us now go to the another part of Asia, Indonesia, and see what was happening there over the same period. तो अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। अब ये जो बगावत हो रही थी उसको कुचलना था अंग्रेजों को, तो उन्होंने सैनिकों को भेज दिया। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करना चाहिए। आदिवासी लोग थे जो वो चाहते थे कि बातचीत हो और बातचीत से सॉल्यूशन निकले, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इस तस्वीर पर आप देख सकते हैं कि ये जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश के द्वारा वो आदिवासियों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बगावत में शरीफ लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते। सैनिक गांव गांव घूमने लगे। जो सैनिक थे वो अब अलग अलग गांव में जाकर लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते थे, फिर रहे थे। ज्यादातर गांव खाली हुए क्योंकि लोग भागकर जंगल चले गए। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए, फिर भी वे गुंडा धूर को कभी न पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट सक्सेस थी इस रेबेलियन की वो ये थी कि उनको जो रिजर्वेशन था उसको थोड़े टाइम के लिए ट्रांसफर भी कर दिया गया, थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर दिया गया, और इसके अलावा जो 1910 की पहले जो उनका प्लान था जितना रिजर्वेशन का उसका आधा रिजर्वेशन उन्होंने दिया। तो ये फायदा हुआ रेबेलियन का। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती। आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को नकदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाने चाहिए 4600 हेक्टेयर में, जिससे कि पेपर की जो डिमांड है वो पूरी हो सके। ऐसा किसने प्रस्ताव रखा? ये विश्व बैंक ने ऐसा प्रस्ताव रखा, वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोविजन लाया। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के अविरोध से के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। अब ये जो पॉलिसी आई थी इसको रोकना पड़ा क्योंकि वहां के जो स्थानीय पर्यावरणवादी थे या हम जो कहें लोकल एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया और इसी का परिणाम था कि ये जो पॉलिसी है वो रोक दी गई, ये पॉलिसी रुक गई। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चले, जरा देखें कि किसी वक्त वहां क्या कुछ हो रहा था। तो अब ये जो चीज है ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है आपको सारी की सारी चीजें, सारी की सारी जो स्टोरी मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो समझ में आई होगी, और कोई शंका या कोई संशय आपके मन में तब भी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में निसंदेह पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की, आपकी शंका संशयों को मिटाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बनी रहिए फन स्टडी के साथ।